हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग, स्वागत, वेलकम। आई होप आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं, और अगर हाँ तो तैयार हो जाइए आज के इस सेशन के अंदर। हेलो हेलो टू यू। अगर हाँ तो ध्यान से सुनना। आज के इस स्पेशल सेशन के अंदर मैं आप लोगों के बीच में सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट को किस वे में डील करना है, ये मैं आपको क्या है बताने वाला हूँ। ओके, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग हमारी वकालत के दौरान, हमारी एडवोकेसी के दौरान में ऑब्वियस सी बात है सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट को अपनी ड्राफ्टिंग का पार्ट है जो बनाता है। यानी कि जो डिसीजन, जो जजमेंट फेवरेबल हो, उस जजमेंट को क्या किया जाता है, यूज एडू किया जाता है। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, किसी भी लैंडमार्क जजमेंट को कैसे डील करें, तो उसका एक लेटेस्ट एग्जांपल मैं आपके बीच में आज के सेशन के अंदर डिस्कस है जो करूंगा। ओके, फिर से रिपीट कर रहा हूं, मेरी बात को बहुत अच्छे से समझने और जानने की कोशिश करना। लैंडमार्क जजमेंट के बिना हमारी जो वकालत है वो अधूरी रह जाती है। ओके, लैंडमार्क जजमेंट के बिना हमारी एडवोकेसी इनकम्प्लीट होती है। क्यों? क्योंकि कानून जो है वो बड़ा डायनेमिक होता है, चेंज होता रहता है। अब मान लीजिए कोई भी चीज जो है वो पहले किसी जजमेंट के अंदर हमारे सीनियर के द्वारा यूज की गई है, लेटर स्टेज पे पता चला कि भाई वो मामला पूरा का पूरा सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया, या पुराने वाले जजमेंट को हायर बेंच के द्वारा क्या कर दिया गया, रिवर्स इशू कर दिया गया। तो उस समय ये बहुत बड़ा रोल है जो प्ले करता है कि आप कितने अपडेट हो या नहीं हो। ओके, तो चलिए कोशिश करते हैं इस चीज को डिटेल में समझने की और ऑब्जर्व है जो करने की। नाउ अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली, क्योंकि इसमें लैंग्वेज का कांस्टेंट आएगा। आप में से कुछ कैंडिडेट हो सकता है हिंदी मीडियम के होंगे जिनको इंग्लिश से थोड़ी सी एलर्जी है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी एलर्जी है। बट मैं उनको कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से हिंदी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वैसा के वैसा इंग्लिश के ऊपर भी कमांड बनाना पड़ेगा। क्योंकि पुष्पा को तुम अगर नेशनल खिलाड़ी बना के रखोगे तो पुष्पा इंटरनेशनल कब खेलेगा, और इंटरनेशनल खेलने के लिए इंग्लिश का मामला डील होना ज़रूरी है। ओके, चलिए जी, तो यहाँ पर आई एम शेयरिंग विथ यू। देखो, आज एक जजमेंट आपके पूरे सुर्खियों में चल रहा है, और ये जजमेंट कोई और नहीं, हरीश राणा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। आप में से कई लोगों ने इसके बारे में हो सकता है किसी न्यूज़ चैनल के अंदर पढ़ा हो। तो ये जजमेंट मैंने ऑफिशियली क्या कर दिया, डाउनलोड है जो कर दिया। ऑफिशियली कोई जजमेंट कैसे डाउनलोड किया जाता है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट है हमारी। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे आप जाइए, और यहाँ पर इसमें आप ऑप्शन चूज करेंगे किस चीज को, सर्विसेज को। सर्विसेज के अंदर ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा जजमेंट को लेकर। जजमेंट के अंदर आप आ जाइए। देखो, अगर आपको नाम पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इसका जजमेंट डेट वर्ड है जो यूज कर सकते हैं। और अभी एक दो दिनों के अंदर जजमेंट है जो आ रखा है, ठीक है। तो आप इसमें मार्च मंथ को डाल दो। मार्च मंथ के अंदर ये आपका यहाँ तक का मामला 3+3 6 का कनेक्शन, और यहाँ पे ऑप्शन अपन ने कर दिया सच। तो आप देख पा रहे हो इतने सारे जजमेंट है जो यहाँ पर आपके बीच में आ गए, ठीक है। अब इन जजमेंट के अंदर हमें कौन सा स्पेसिफिकली चाहिए, तो जो वो राणा वाला जजमेंट था वो हमें चाहिए। तो 16 नंबर पे, कैन यू सी दैट, 16 नंबर पे आपके ये जो राणा का जजमेंट है वो मेंशन किया गया है। और ये निर्णय जो देने वाले एक तरीके से जज साहब कह दीजिए वगैरह, उनका जिक्र यहाँ पे मेंशन किया गया है इस कॉलम के अंदर। कौन इनके एडवोकेट थे उसका भी मेंशन है जो कर रखा है। तो 16 नंबर पे आपको हरीश राणा का जजमेंट, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस जे बी पारदीवाला, एक लैंडमार्क जजमेंट है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाएगा। ओके, ये मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे कंप्लीट जो जजमेंट है वो आपके सामने आ जाएगा। तो हमें पता होना चाहिए कि कोई भी जजमेंट हम लेटेस्ट वाला या पुराना वाला कैसे फाइंड आउट कर सकता है। अगर आपके पास केस नंबर है, जजमेंट आपने या पिटिशनर का नाम है, तो भी आप इजीली क्या कर सकते हो, उसको फाइंड आउट है जो कर सकते हैं। ओके, तो ये जजमेंट यहाँ पे ये वही चीज है जो मैंने आपके लिए ओपन है जो करके रखी है। बस ये कि डिजिटल कॉपी है, इसको आप एडिट नहीं कर सकते, मैंने इसको थोड़ा सा एडिटेबल है जो कर रखा है। हाँ जी, सो नाउ वी हैव दिस पार्ट, और यहाँ बाकी सारी चीजों को मैं हटा देता हूँ। अब समझने की कोशिश कीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपीलेट जुरिस्डिक्शन, उसमें एक मिसक्लेनियस एप्लीकेशन है जो फाइल होने की बात हो रही है। क्योंकि देखो इसका नेचर कैसा है, आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ MA। कभी भी ध्यान रखना, जो सेकंड नंबर कॉलम होता है ना, सेकंड नंबर कॉलम आपको आपके केस के बारे में जानकारी देता है कि केस का एब्रीविएशन क्या है, और साथ ही साथ में इसमें नंबर वगैरह क्या हो रखा है। तो ये है मिसक्लेनियस एप्लीकेशन, ठीक। सी,
क्या क्या लिखा हुआ है? तो मिसलेनियस एप्लीकेशन MA नंबर सो इन सो, स्पेशल लीव पिटिशन नंबर सिविल। तो एक स्पेशल लीव पिटिशन फाइल की गई थी हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट के अंदर 18225 वगैरह। और वो अब देखो, अगर आप वाकई में किसी केस को इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हो, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे आप लोग। हेलो, आवाज आ रही है? अगर आ रही है तो बढ़िया से ऑब्जर्व कीजिए। क्या होता है कि अगर किसी भी केस को इंटरेस्टिंग बना के पढ़ना है ना, तो सबसे पहले उसकी कहानी को ऑब्जर्व करो, सबसे पहले उसके फैक्चुअल मैट्रिक्स को ऑब्जर्व करो, और देर आफ्टर देखिए कि वो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में क्या करता है, इंटरेस्ट है जो क्रिएट करता है। लेट फाइंड इट आउट। अब देखिए, तो यहाँ पर मैंने आपके सामने स्क्रीन पर ओपन कर रखा है, और मैं बस आपसे इतना ही चाहता हूँ कि अगले आधे घंटे तक, नेक्स्ट 30 मिनट तक आपका पूरा ऑब्जर्वेशन, आपका पूरा कंसंट्रेशन जो है ना, आपके माइंड में और कुछ भी चल रहा है तो उसको एक बार आंखें बंद करके लंबी सांस लो, छोड़ दो, और अपना पूरा फोकस यहाँ पे बना के रखिएगा। क्योंकि देखो, कभी भी कोई भी सीनियर आपको ये नहीं बताने वाला कि किसी भी सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट को कब इस्तेमाल करना चाहिए, किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। And that I'm going to tell you right now. Okay? Attention. Now see. तो ये हरीश राणा नाम का कोई एप्लीकेंट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया सो एंड सो। अब देखो, इन्होंने क्या कर रखा है, ऑनरेबल जस्टिस पारदीवाला जी ने यहाँ पर इसका इंडेक्स भी दे रखा है कि भाई ये जो टोटल, क्योंकि देखो 338 पेजेस है। कैन यू सी? ये भारत का वो ऐतिहासिक मामला है, भारत का वो ऐतिहासिक मामला है जिसमें पहली बार इच्छा मृत्यु, यूथेनेशिया, इसकी अप्रूवल जो है सुप्रीम कोर्ट ने दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, हटा दो इसके सारे सिस्टम सोचो। इससे पहले अरुणा शानबाग का जो केस है, तो उसमें क्या था, उसमें तो बेचारी ऑटोमेटिकली मर गई, है ना। तो यहां पर आइए जरा समझते हैं। तो फैक्चुअल मैट्रिक्स क्या है वो समझना बहुत जरूरी है। जो होता है यहाँ पे एप्लीकेंट ने क्या एक तरीके से अपने सबमिशन दिए, यूनियन ऑफ इंडिया का क्या कहना था, कोर कॉन्सेप्ट क्या है। तो हमेशा सबसे पहले आपका काम होना चाहिए इस चीज को ऑब्जर्व करना, ठीक है। क्योंकि आपके फैक्ट, आपके केस के फैक्ट और इसके फैक्चुअल मैट्रिक्स, ये दोनों मैच करने बहुत जरूरी है। नाउ सी, तो यहाँ पर और भी कई सारी बातें दे रखी है कि कोर कॉन्सेप्ट क्या थे, मेन डिफरेंस क्या था एक्टिव और पासिव यूथेनेशिया के अंदर, परमिशिबिलिटी पासिव यूथेनेशिया की कब ग्रांट की जा सकती है, कब ग्रांट नहीं की जा सकती, इम्पार्शियलिटी, इम्परमिशिबिलिटी। देखो, इन सब के पैराग्राफ है। कोर कॉन्सेप्ट क्या क्या इन्वॉल्व थे इसके अंदर, जो कि अंडरलाइंग द डिसीजन कॉमन कॉज, ये कॉमन कॉज वही है जो आपकी एक्टिव यूथेनेशिया को डिनाई करता है, पासिव यूथेनेशिया को अलाई करता है। तो मेन डिफरेंस क्या है, कब जो है इसको परमिट किया जा सकता है, कब इसको परमिट नहीं किया जा सकता है। आपको इस्टेब्लिशिंग द परमिशिबिलिटी ऑफ एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव, ये जो AMD है, इसको किस तरीके से आप इस्टेब्लिश है जो करोगे, इसके बारे में भी यहाँ पे पैरा नंबर 4 आपको दे रखा है। अपार्ट फ्रॉम कौन कौन से इश्यूज कोर्ट को डिसाइड करने थे, प्रोसीजर फ्रेमवर्क जो है उसके बारे में, कौन कौन से इश्यू डिसाइड करने थे, फिर हर एक का एनालिसिस, क्या वेदर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ CANH इज टू बी रिगार्डेड मेडिकल ट्रीटमेंट। अब ये क्या टर्म, मेडिकल टर्म हम लोग पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा। व्हाट इज द मीनिंग, इसको बेस्ट इंटरेस्ट का मतलब है जो क्या होता है, इसको इन्होंने, जब देखो मेन तो आपके यहाँ पर है, USA में क्या मतलब था, UK में क्या मतलब था, आयरलैंड में क्या था, इटली, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोपियन यूनियन, EU, इंडिया। तो अब इन्होंने जो है एक 131 से 234 आप देख पा रहे हो, टोटल 338 पेजेस के अंदर मोस्ट प्रोबेबली तो आपके 100 पेजेस लगभग इसी के आगे, ये दो सेशनों में क्या कंडीशन है, ठीक है। तो इसको इन्होंने बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया, और उसी चक्कर में ये पूरा केस जो है, जजमेंट जो है बहुत ही लंबा चौड़ा हुआ। उसके बाद में लॉ कमीशन की रिपोर्ट ने क्या कहा था, 196 लॉ कमीशन ने क्या कहा, 241 ने क्या कहा, 2018 के अंदर जो डिसीजन था वो क्या था। अब आप समझिए कि आप कोई भी केस के बारे में अगर 2018, देखो मैं तो सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लीजिए आपके पास पुराना वाला केस पड़ा 2018, उसके बेस पर अगर आप चीजों को डील कर रहे हैं तो ये तो सेगमेंट ही अपने आप में अधूरा रह जाएगा। फिर ड्राफ्ट गाइडलाइन क्या क्या रही, और फिर ये कंक्लूजन यहाँ पे आपको दे रखा है कि हमारे डिस्कशन का समरी क्या रहा यहाँ पे, कि कॉमन कॉज 2018 की जजमेंट की अंडरस्टैंडिंग क्या होनी चाहिए। सी अब अच्छा मजेदार बात पता है क्या है, कि समरी तो बहुत ही कम पेजेस में आ रही है। अब आप देखो ये समरी वाला जो मामला है, ये तो कोई ज्यादा पेजेस तो ना, ये तो 15 पेजेस है। 338 पेजेस में से समरी सिर्फ आपके 15 पेजेस की आ रही है।
और फिर इन्होंने अपना फाइनल ऑर्डर जो है वो 281 पेजेस के अंदर मेंशन है जो कर रखा है, सो एंड सो, और ये वाली सारी बातें जो यहाँ आती है। अब देखो इन्होंने कुछ बात भी लिखी है, गॉड आस्क नो मैन whether he will accept life, that is not the choice, you must take it, the only choice is how। अभी इन्होंने बहुत ही एक कोटेशन टाइप का मेंशन किया, ऐसा लग रहा है ऐसे राइटिंग की पूरी तैयारी, क्योंकि रिपोर्टेबल जजमेंट को है ना दुनिया बहुत लंबे समय तक याद रखती है। ये जो हरीश राणा का जजमेंट है ये भी याद रखा जाएगा। अब समझिए फैक्चुअल मैट्रिक्स पर आते हैं अपन, बाकी सारी बातों को ये कवि सम्मेलन को बाद में देखेंगे अपन, है ना। क्लॉज नंबर ए पे आ जाइए, अटेंशन नाउ सी। अरे आ जाएगी भाई, CANH एक मेडिकल टर्म है, इसकी फुल फॉर्म आगे आ जाएगी, चिंता काहे करते हो, एक जगह पे गाड़ी कभी अटकनी नहीं चाहिए। ओके नाउ सी, अब देखो जिस व्यक्ति के नाम की एप्लीकेशन है उसकी उम्र कितनी है, प्रेजेंटली एज 32 ईयर्स, वो एक समय में यंग मैन ऑफ 20 ईयर्स विद द प्रॉमिसिंग फ्यूचर, वो बीटेक कर रहा था, बीटेक डिग्री एट पंजाब यूनिवर्सिटी। जब उसके साथ में पहली बार व्हेन ही मीट द ट्रेजिक एंड लाइफ ऑल्टरिंग एक्सीडेंट, फिर उसका एक एक्सीडेंट हुआ, ठीक है। अब जिस तारीख को एक्सीडेंट हुआ था वो घटना है आज से 13 साल पहले की, कितने 13 साल। तो उस समय एट अराउंड 6 PM, लगभग शाम के 6 बजे, एप्लीकेंट इज स्टेट टू हैव फॉलन फ्रॉम द 4th फ्लोर ऑफ हिज पेइंग गेस्ट अकोमोडेशन। तो जहां कहीं पर वो रह रहा था, हॉस्टल था, पीजी था, जो भी था, उसके 4थे फ्लोर से वो बंदा नीचे गिर गया, जिसके कारण उसको एक इंजरी हो गई, डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी। अब ये क्या चीज है इसके बारे में जानकारी नहीं है, इसके लिए तो अपन को मेडिकल टर्म्स को ही ऑब्जर्व है जो करना पड़ेगा। आप अगर कह रहे हैं तो मैं आपके मेडिकल टर्म को रिसर्च कर सकता हूं। जैसे यहाँ पर ये क्या टर्म है, मैंने यहाँ पर AI का इस्तेमाल किया और सिमिलरली मैंने इसको मेंशन कर दिया, तो AI मुझे क्या बता रहा है कि ये एक तरीके से ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी होती है। कैसी होती है, TBI, मतलब ब्रेन इंजरी है जिसके कारण ब्रेन जो है वो रैपिडली शिफ्ट हो जाता है इनसाइड द स्कल, जो खोपड़ी है ना उसके अंदर शिफ्ट हो जाता है ड्यू टू द एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन फोर्सेस सच एज कार एक्सीडेंट, फॉल, स्पोर्ट इंजरी वगैरह, इंस्टेड ऑफ सिंगल लोकलाइज इंपैक्ट। ये जो DAI होता है, डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी होता है, ये वाइड स्प्रेड लेवल पे माइक्रोस्कोपिक डैमेजेज है जो कर लेता है इन द ब्रेन, व्हाइट मैटर ट्रैक्स। तो ये सारी बात कुल मिला के ये ब्रेन को एक तरीके से डेड करने का काम है जो कर देता है। ओके, तो ये बात यहां पर हमारे सामने एप्लीकेबल होती है। तो बंदा 4th फ्लोर से गिरा, ये चीज होगी। ही वॉज इनिशियली रश टू द ग्रेवाकल हॉस्पिटल, एक लोकल हॉस्पिटल है वहां पे वो जाता है, उसको ले जाया गया, मतलब वो जाता है उसको ले जाया गया, बट विद इन अ फ्यू आवर ही हैड टू बी शिफ्टेड टू द पीजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च चंडीगढ़। फिर उसको PGI चंडीगढ़ में शिफ्ट करने के लिए कहा जाता है। शायद आप में से जो व्यक्ति पंजाब से बिलोंग करते हैं उनके लिए ये नाम कोई नए नहीं होंगे। ओके, ड्यू टू द सीवियरिटी ऑफ द मेडिकल कंडीशन, तो उसको PGI चंडीगढ़ में शिफ्ट किया गया। 21 अगस्त 2013 टू 27 अगस्त 2013 ही रिमेन एडमिटेड टू द PGI where he was administered treatment in the form of conservative management। जो भी AED है या एनालिटिक्स है या वेंटिलेटर का सपोर्ट है, एंटीबायोटिक्स है वगैरह, ये कई मेडिकल टर्म से ट्रैकियोस्टोमी हो गया, या फीडिंग थ्रू द रायल ट्यूब, मतलब जो है तरीके से गले में ट्यूब वैसे तो डाल दी जाती है, उसी के माध्यम से मतलब जो है खाना पीना वगैरह जो भी जाता है नाक से या गले से। ऑल्दो ही वाज डिस्चार्ज फ्रॉम PGI, हालांकि उसको डिस्चार्ज कर दिया गया कितने दिनों बाद में, लगभग 6-7 दिनों बाद में, बट अनफॉर्चुनेटली उसकी जो कंडीशन है वो रिकवरी से बहुत दूर रही। ठीक, ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, हरीश राणा की बात कर रहा हूँ। फॉलोइंग हिज डिस्चार्ज his fragile health condition necessitated frequent hospital admission and regular medical treatment for his head injury। अब उसके कारण कई बार उसकी हेड इंजरी वगैरह बार बार ट्रीटमेंट कराना पड़ा, सीजर्स होना पड़ा, निमोनिया, बैड सोर्स एट द जयप्रकाश नारायण ट्रॉमा सेंटर या एम्स कह दीजिए आप, न्यू दिल्ली। 2013 के अंदर द मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग CANH, अब ध्यान से समझना, the mode of administrating CANH to the petitioner came to switch from the RAL tube, यानी कि जो ट्यूब से दे दे तो उसको चेंज करके सर्जिकली प्लेस PEG ट्यूब लगा दी गई, which now require replacement at hospital every 2 months। अब हर 2 महीने में वो ट्यूब है जो चेंज करनी पड़ती है। तो यहां पर बात आती है
कि ये जो CaNH है इसको अपन मेडिकल टर्मिनोलॉजी में क्या कहेंगे, तो फाइंड इट आउट। मतलब ये उसको फीडिंग करने का एक तरीका है जो हो सकता है। ओके, मीनिंग इन मेडिकल टर्म्स। तो ये मैंने इसको एक टास्क दिया, मैंने कहा बताओ क्या चीज होती है अपने आप में। तो इन्होंने लिखा है क्लिनिकली असिस्टेड न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन, ये होता है CaNH। मतलब कि उस व्यक्ति को न्यूट्रिशन, उस व्यक्ति को हाइड्रेशन, मतलब पानी खाना जो भी दिया जा रहा है ना, वो क्लिनिकली असिस्टेड टेक्निक से है जो दिया जा रहा है। जैसे मेडिकली असिस्टेड वैसे के वैसे क्लिनिकली असिस्टेड न्यूट्रिशन देने का जो टेक्निक है। तो अब वो उसको एडमिनिस्टर, पहले तो क्या कर रहे थे, पहले हम इस तरीके से ये नासोगैस्ट्रिक ट्यूब से दे रहे थे, उसके बाद में ये PEG करके कोई ट्यूब जो है वो स्टैब्लिश है जो कर दी गई। तो इन्होंने मेंशन कर रखा है ये फीडिंग ट्यूब होती है, जैसे नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब, फिर ये PEG ट्यूब इनटू द स्टमक, इसीलिए स्टमक में अंदर है जो लग जाती है वगैरह वगैरह। तो ये तरीका है जो होता है, ये जनरली उन पेशेंट के लिए एप्लीकेबल होते हैं जो खाना पीना नहीं कर पाते। तो ये फुल फॉर्म है आपकी क्लिनिकली असिस्टेड न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन। ठीक है, तो अब क्या हुआ था, पहले जो है वो इस तरीके से रैल ट्यूब या नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब से दे रहे थे, लेकिन उसके बाद में PEG ट्यूब है जो लगाएगी। PEG ट्यूब वही जो स्टमक से डायरेक्टली होती है, जो हर 2 महीने में एक बार रिप्लेस है जो। चलिए ठीक बात है, यहां पर आपको समझना है, क्योंकि मेन जो मामला क्या होता है, मेन मामला ये है कि आगे जाके आपको पता चलेगा कि हम कब तक इस व्यक्ति को इस ट्यूब के माध्यम से खिलाएं पिलाएं। मैं आप लोगों के लिए, आपकी जानकारी के लिए थोड़ा एक काम और कर देता हूं। मैं इस पेज ट्यूब को आपके सामने थोड़ा सा रिसर्च करता हूं। रीजन भी है कि कुछ फोटोज आपको हम दिखेंगे तो शायद आप इस चीज को और बेहतर तरीके से समझ पाए। अब आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक पेज ट्यूब होती है इस तरीके से जो पेट में है जो लगाई जाती है ना। ये आपका एक तरीके से जो स्टमक पोर्शन है वगैरह, यहाँ से आप इसको क्या करते हो, कनेक्ट, इतनी सी एक ट्यूब है जो होती है। तो ये एक पार्ट है जो होता है जिसको अपन सर्जिकल कह सकते हैं। यहाँ पे इंटरनल बम्पर यहाँ पे लगाना, या और भी कोई, ये देखो इस तरीके से पेट से ही उस व्यक्ति को खाना। पहले तो होता है कि नाक और मुंह के माध्यम से, गले के माध्यम से चीजों को डील करना, और एक होता है ये वाला एंगल। तो इन्होंने क्या किया, उसको शिफ्ट किया कि भाई इसको यहाँ से नहीं लगा के हम सीधा पेट से है जो कनेक्ट करें, जो हर 2 महीनों में चेंज करना जरूरी था। अच्छा, एक और चीज देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ये फीडिंग ट्यूब इज डायरेक्टली इनटू द स्टमक टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन व्हेन अ पर्सन कैन नॉट ईट और स्वेलो। जब कोई इंसान निगल नहीं सकता, खा नहीं सकता, तो सीधे पेट से उसको। अब देखो, अगर हम लोग उसको आंखों से देखें ना तो हमें लगता है कि यार हे भगवान, इस जिंदगी से तो मौत बेहतर है, ऐसा हम लोग जाने अनजाने कह देते हैं। और दूसरा वाला जो तरीका चल रहा था, वो कौन सा तरीका चल रहा था, वो आपके जो रैल ट्यूब है, इसको भी मैं आपके सामने सर्च कर देता हूँ। हालांकि ये तो शायद आप लोगों ने कई बार हॉस्पिटल्स में जाने अनजाने देख लिया होगा कि इस तरीके से नाक के रास्ते से जो है या गले के रास्ते से होते हुए ये चीज मेंशन है जो की जाती है। तो ये एक एंगल है यहाँ पे इस तरीके से, ये नाक के रास्ते से, क्या कोई फोटो है इनमें जो मेंशन कर रखा है, ये देखिए ये एंगल यहाँ पे, इसको बोला जाता है ना, ये नाक के रास्ते से क्या किया इन्होंने, इस चीज को, मतलब ये इसको खाना है जो देता है। तो एक तो इसको रिप्लेस करके इन्होंने यहां से है जो कर दिया अभी, क्योंकि ये बंदा निगल नहीं पा रहा था, खा नहीं पा रहा था, तो इसको जिंदा रखने के लिए यहां से ये चीज करनी पड़ी। ऑब्वियसली बात है, ये चीज और भी ज्यादा महंगी है जो वहां पे होती है। ठीक है, अब समझने की कोशिश करना आप लोग। मैं वापस आ जाता हूं मेन मुद्दे पर। देखो, आप इस जजमेंट की सीवियरिटी को अगर ऑब्जर्व कर पा रहे हैं ना, तो कितना सुनने में ये चीज भी कितना एकदम हमारी क्या कहते हैं एकदम गूज बम्पिंग है जो कर पा रहा है। अब आगे देखिए, दोनों ही सेंसिटिव कंडीशन है अपने आप में। अब यहां पे उन्होंने चेंज किया, एवर सिंस द इंसिडेंट द एप्लीकेंट हैज बीन ट्रैक्यूस्टोमी, यूरिनरी कैथर एंड सीए, मतलब उसने यूरिनल के लिए उसके वो जो लगाई जाती है थैली आप कह दीजिए, या वो कैरी बैग है जो कह दीजिए, वो लगाया जा रहा है। एंड CaNH एडमिनिस्ट्रेड थ्रू द PEG ट्यूब, तो ये जो पेज ट्यूब है इसके माध्यम से उसको खाना दिया जा रहा है, और यूरिनल के लिए ये चीज हो रही है, क्योंकि उसका ब्रेन इंस्ट्रक्शन ही नहीं दे रहा है, डायरेक्शन नहीं दे रहा है। वो चौथे फ्लोर से जब गिरा था 2013 के अंदर, उसके बाद उसका ब्रेन ने वर्किंग अलग टीम काम करना बंद कर दिया। एप्लीकेंट की जो मेडिकल रिकॉर्ड्स है वो भी इंडिकेट करता है कि ही हैड अ हिस्ट्री ऑफ सीजर इन द ईयर 2014, फॉर विच ही वाज सेशन द लास्ट सीजर अकर्ड इन द ईयर 2016, और तब से ही हैज बीन रिसीविंग एंटी सीजर ड्रग्स फॉर इट्स प्रिवेंशन वगैरह वगैरह। मेडिकल रिपोर्ट एप्लीकेंट की इंडिकेट कर रही है कि ही एग्जिबिट नो एविडेंस ऑफ अवेयरनेस ऑफ हिज एनवायरनमेंट एंड इज इनकेपेबल ऑफ इंटरेक्टिंग, ना तो किसी से बातचीत कर पा रहा है,
ना अपने एनवायरमेंट को समझ पा रहा है. ही ऑल्सो डज नॉट इंडिकेट बाय एनी फेशियल गेस्चर, ना कोई फेशियल गेस्चर है, ना ग्रंटिंग, ना बॉडी मूवमेंट. इफ ही इज हंग्री, हैज soiled himself or in any other discomfort, the family of the applicant have also conveyed that they have not notified and benefit from any of several treatment. बेचारा परिवार भी आ रहा है कि पिछले 13 सालों से इलाज करा करा के हम थक चुके हैं, हमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है. एप्लीकेंट की जो न्यूरोलॉजिक होता है, तंत्रिका तंत्र, उसकी जो कंडीशन है वही की सेम है, विथ नो इम्प्रूवमेंट. ही इज अनेबल टू एक्सप्रेस हिज नीड्स एंड हैज बीन डिपेंडेंट ऑन ऑल एक्टिविटी ऑफ सेल्फ केयर. ऊपर डिपेंडेंट हो रखा है. ही हैज स्लिप वैग साइकिल, स्लिप थ्रू द नाइट. वो नाइट में इस तरीके से क्या है, मतलब जो साइकिल है उससे सफर कर रहा है. अब ये कोई मेडिकल टर्मिनोलॉजी को और भी कई सारे पॉइंट ऑफ है. स्लिप वैग साइकिल क्या होता है, वी लेट फाइंड इट आउट. अब पता है मैं ये फैक्ट पे इतना जोर क्यों दे रहा हूं, जबकि हमारा काम तो मेन एडवोकेसी का है. क्योंकि जब कोई फैक्ट हमें पता होता है तो हम उस चीज को अच्छे से ऑब्जर्व कर पाते हैं. क्या लिखा हुआ है, द नेचुरल रिदम दैट गवर्न व्हेन वी फील अवेक एंड व्हेन वी फील स्लीपी, ड्राइवन बाय बोथ बायोलॉजिकल प्रोसेस. तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये बंदा कभी सोता है कभी जगता है, इसको कहा जाता है स्लिप वैकअप. स्लिप वैक यानी कि उठना साइकिल. And sleep through the night, his eye open with normal blinks but with no purposeful movement, or as a response to auditory, verbal, tactile, painful stomach. जब भी ज़्यादा पेन होता है तो वो आंखें पल के झपकाता है. Applicant has remained bedridden, तब से लेकर अभी तक बेड पर ही लेटा हुआ है. Due to has often suffered terribly from painful bed sore, despite receiving the most attentive nursing care from his mother. उसकी मदर ने पूरी लाइफ उसके लिए समर्पित कर दी, but even though no improvement. His most recent हॉस्पिटलाइजेशन जो है वो मई 2025 के अंदर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गाजियाबाद के अंदर हुआ फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कफिंग एंड बैड सोर. द वीक लॉन्ग हॉस्पिटलाइजेशन ऑल्सो इन्वॉल्व अनदर. अब देखो जब इतना लंबा हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो ये अपने आप में एक और नया ट्रॉमा है जो क्रिएट करता है. बार बार ये शब्द हमारे बीच में आ रहा है, कॉल द ट्रेचियोस्टोमी. स्टोमी, लेट्स सी. यहाँ पे इस वर्ड का मतलब है जो क्या हो जाएगा. देखो अगर हम अलग अलग जजमेंट पढ़ते हैं तो हमारी नॉलेज भी बहुत स्ट्रांग हो जाती है. ये एक मेडिकल प्रोसीजर है विच अ सर्जन क्रिएट एन ओपनिंग थ्रू द फ्रंट ऑफ द नेक फ्रॉम द वाइन पे पाइप, जहां से हवा अंदर जाती है. अ ट्यूब इज देन इंसर्टेड इनटू द ओपनिंग टू हेल्प अ पेशेंट ब्रेथ, ताकि वो बंदा क्या कर सके, सांस वगैरह है जो ले सके. तो ये भी एक सांस की भी प्रॉब्लम है. फर्दर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट डेटेड सो एंड सो इश्यूड बाय द जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल सोसाइटी which has been annexed with the present MA. तो इस मिसक्लेनियस एप्लीकेशन के साथ, MA का मतलब मिसक्लेनियस एप्लीकेशन के साथ उसको भी अटैच किया गया, जो ये सर्टिफाई करता है कि उसकी कंडीशन है जो किस तरीके से है. और ये बंदा जो है बीन इंजरी विथ डिफ्यूज एक्सटर्नल इंजरी, अभी हम लोगों ने पढ़ा था DAI, जहां पे ब्रेन अटैक टाइप का चीज हो जाता है. तो तब से लेकर अभी तक वेजिटेटिव स्टेट के अंदर है. क्वाड्रिप्लेजिया एंड 100% परमानेंट फिजिकल डिसेबिलिटी रिलेशन टू द होल बॉडी. अब ये है फैक्ट, ये इन्होंने सर्टिफाई कर दिया. अनदर डिसेबिलिटी के बारे में मेंशन किया जा रहा है पीवीएस वगैरह वगैरह. तो ये पूरा का पूरा फैक्चुअल स्टोरी है. सीएमओ ने क्या कहा, बाकी सारी बातें इन्होंने उसमें मेंशन है जो कर रखी है कि अभी तक उसका केस है. हमें मोटा मोटी समझ में आ गया कि इस केस की कहानी क्या है. यस और नो? यस. अब आगे की बात, मतलब कि जब आप इस पॉइंट ऑफ व्यू को ऑब्जर्व करते हैं, जब आप इस पॉइंट ऑफ व्यू को इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, तब हमारे माइंड के अंदर इस जजमेंट को जानने के लिए इंटरेस्ट क्रिएट होता है, एक क्यूरियोसिटी क्रिएट होती है कि हम उसको समझें, ऑब्जर्व करें वगैरह वगैरह. नाउ सी, अब इस केस के अंदर मतलब ये वाकई में सोचने वाली बात है कि वो बंदा जिंदा है तो जिंदा कैसे है. कई बार ईश्वर जो है वो मारता नहीं है और जिंदगी बड़ी तकलीफ देती है. वो एक पुरानी कहावत नहीं है कि मौत को तो यूं ही बदनाम करते हैं, तकलीफ तो जिंदगी देती है. तो ये इस तरह से जब जिंदगी रहती है ना, तो वो फिर वहां पर. तो फिर क्या हुआ, इसके नाम की एप्लीकेशन फाइल की गई. और अब जानने की कोशिश कीजिएगा कि 2018 के अंदर जो कॉमन कॉज का जजमेंट आया था, इससे पहले अरुणा शाहबाग का जो जजमेंट है जो आ रखा था, वो पॉइंट भी यहां से क्या होता है, लिंक है जो होता है, कनेक्ट है जो होता है. नाउ सी, तो इस तरीके से जो भी बात है. Thereafter, while order dated, we requested learned counsel for the applicant and learned additional solicitor general to jointly speak to the parents and other family member applicant to submit a report in that regard.
Pursuant to the same, एक joint report आई, came to be filed inter alia, stating that learned counsel, आपको पता है अरुणा शानबाग वाला केस था ना, उसका तो सीन और भी अलग था। उसमें तो हॉस्पिटल स्टाफ ने बोला कि भाई जैसा भी होगा मैनेज करेंगे, इसको हमें मारना नहीं। वो तो बेचारी नेचुरली बाद में मर गई अपने आप ही, लेकिन उसमें हॉस्पिटल के स्टाफ ने बहुत मानवता दिखाई थी। जिस हॉस्पिटल में वो अरुणा शानबाग नर्स थी ना, उसी हॉस्पिटल के अंदर उसका जो है कंटिन्यूसली उसका ट्रीटमेंट इलाज वगैरह है जो चल रहा था। एनीवे, तो जॉइंट रिपोर्ट है जो मंगवाई गई वगैरह वगैरह। ब्रदर ऑल्सो स्टेटेड आफ्टर years of exhausted family and the doctor reached to the decision with great difficulty and firm belief that continuation of medical treatment no longer serve any meaningful purpose. तो फाइनली डॉक्टरों ने भी हाथ खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा भाई अब कितना ट्रीटमेंट करवा दो, कुछ रिजल्ट इसका हमको नहीं दिख रहा है। उसके बाद पेरेंट, ब्रदर, सिस्टर, एप्लीकेंट वगैरह, तो उनकी खुद की तो कोई आवाज बची नहीं। नो वॉइस ऑफ हिज ओन, ही हैज नॉट बीन एबल टू स्पीक वगैरह वगैरह। लास्ट 13 साल से वो बच्चा जो है वो तो भुगत ही रहा है, 32 साल का हो चुका है, वो तो भुगत ही रहा है, साथ साथ उसके फैमिली के लिए भी ये ट्रॉमा, मेंटल ट्रॉमा एक तरीके से चल रहा है। तो फिर इन्होंने इस तरीके से कोर्ट के सामने रिक्वेस्ट करी। अब आप आ जाओ मेन वापस मुद्दे पर, फ्रंट पार्ट पे वापस आ रहा हूं मैं। तो हमें क्या करना चाहिए अगर हमें कभी किसी लैंडमार्क जजमेंट को ऑब्जर्व करना है? तो सबसे पहले उसका फैक्चुअल मैट्रिक्स है जो पढ़ो, फिर उसके बाद में एप्लीकेंट ने क्या कहा, डिफेंडेंट ने क्या कहा, रेस्पोंडेंट ने क्या किया, उसके बारे में दिमाग बाद में लगाना, ठीक है? या उसके अंदर कौन कौन से कॉन्सेप्ट है जो इन्वॉल्व हो रखे हैं, इसके बाद में दिमाग लगाना। फर्स्ट पार्ट आपका होना चाहिए व्हाट इज द फैक्चुअल मैट्रिक्स, कहानी क्या है, ठीक? ये पहला पॉइंट। देयर आफ्टर आपके माइंड में क्या चीज होनी चाहिए? देयर आफ्टर ये है कि इसमें इश्यू क्या क्या है, आप कौन कौन सी चीजों को डिसाइड है जो यहाँ पे करना चाहते हैं। और फिर अगर आप चाहें तो सीधा क्या आ सकते हैं, सीधा आ सकते हैं कंक्लूजन पे। कहां पे आ सकते हैं? कंक्लूजन पे। तो किसी भी लैंडमार्क जजमेंट को पढ़ने का जो सबसे आसान तरीका होता है वो होता है फैक्चुअल मैट्रिक्स को पढ़ो, क्या क्या इश्यू कोर्ट ने डिटरमाइन किए उसको पढ़ो, और फाइनल कंक्लूजन है जो क्या रहा उसको पढ़ो। इससे हम लगभग मोटा मोटी उस जजमेंट की जो अंदर की जान है उसको समझ पाता है। एनीवे, तो अब मैं आप लोगों को लेके चल रहा हूं पेज नंबर 110 पे। सो यहाँ पे हमारे बीच में आ जाते हैं पेज नंबर 60, और थोड़ा और आगे चलेंगे अपन। यस, सो पेज नंबर 110, 103, 106, 107, 108, 109 और 110। देखो, तो सबसे पहला सवाल जो कोर्ट ने डिसाइड करना था वो ये था, having heard and learned counsel appealing for the parties, having through the material record and having exhaustively examined the reasoning, जो 2018 की रीजनिंग थी, रीजनिंग मतलब जजमेंट के पीछे का लॉजिक क्या था। फॉलोइंग क्वेश्चन जो है हमें डिसाइड करना है। पॉइंट, ये जो CA क्लिनिकली असिस्टेड न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन, तो जो क्लिनिकली CANH है, क्या हम इसको मेडिकल ट्रीटमेंट की डेफिनेशन में कवर कर सकते हैं क्या? पहला पॉइंट है, क्योंकि देखो खाना खाना तो वैसे नेचुरल होता है, लेकिन यहाँ पे खाना खाया नहीं जा रहा है, खाना खिलाया जा रहा है, वो भी मुंह से नहीं, पेट से। व्हाट इज द मीनिंग, स्कोप एंड कॉन्टूर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पेशेंट, मतलब कि इस तरह से परमिशन देनी है तो पेशेंट का बेस्ट इंटरेस्ट क्या है उसको ऑब्जर्व जो करना होता है, तो इसकी परिभाषा क्या हो सकती है? व्हाट इज द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ एप्लीकेंट दैट हिज लाइफ बी प्रोलॉन्ग बाय कंटिन्यूएशन, मतलब यहाँ पे पेशेंट का बेस्ट इंटरेस्ट क्या है, वर्तमान केस में एप्लीकेंट का बेस्ट इंटरेस्ट क्या है उसको ऑब्जर्व करना। क्या फर्दर स्टेप लिए जा सकते हैं दैट ए डिसीजन टू विड्रॉ और मॉडिफाई और विद होल्ड मेडिकल ट्रीटमेंट, क्या यहाँ पे कुछ फर्दर स्टेप इस तरीके से लिए जा सकते हैं क्या कि इस डिसीजन को हमें विड्रॉ करना है या विद होल्ड है जो करना है मेडिकल ट्रीटमेंट को, क्योंकि मेडिकल ट्रीटमेंट रुकते क्या हो जाएगा, एक तरीके से वो चीज वहां पर आ जाएगी कि भाई अभी जिंदा रहेगा कि नहीं रह पाएगा। अब ये एनालिसिस, अब एनालिसिस पे नहीं आएंगे अपन, कहाँ चलेंगे? ये 4 चीजें कोर्ट डिसाइड करना चाहता है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट तो ये वाली है जो फैक्चुअल है। उसके बाद तो फिर ये गाइडलाइन वाले फैक्टर है कि बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पेशेंट किसको माना जाए, सो एंड सो। अब सीधा आ जाते हैं अपन कंक्लूजन वाले पार्ट पे। सर एक बात पूछूं, ये थोड़ा सा शॉर्टकट नहीं हो जाएगा? अरे भाई शॉर्टकट तो होगा, लेकिन लॉन्ग कट के चक्कर में तुम सफर बीच में ही रोक दोगे, क्योंकि देखो पूरा जजमेंट स्टूडेंट लाइफ में हम लोग पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे पास उतना समय मैनेज करना, एग्जाम को ध्यान में रखना, बाकी चीज़ों को मैंने ध्यान में रखना पॉसिबल नहीं है।
तो यहां पे रिलेवेंट ध्यान में रखते हैं। कंक्लूजन पेज नंबर 265। तो ये रहा यहाँ पे पेज नंबर है 237, थोड़ा और नीचे आ जाते हैं एंड वी हैव द पेज नंबर 258 और 265। यहाँ पे मेन कंक्लूजन। अब क्या लिखा है? कॉन्स्पेक्टस, जैसे प्रोस्पेक्टस होता है उसी तरीके से कॉन्स्पेक्टस ऑफ एंटायर डिस्कशन इज एज फॉलो। सबसे पहले कॉमन कॉज 2018 की जजमेंट को समझना। क्या लिखा है? संवैधानिक बेंच, जो 2018 में संवैधानिक बेंच बैठी थी कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की, कैरेक्टराइज एक्टिव यूथेनेशिया एज अ पॉजिटिव, बट उसने एक्टिव यूथेनेशिया के बारे में बताया। सच एज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लेथल इंजेक्शन, मतलब एक तो होता है सामने वाले व्यक्ति को मार देना, जहरीला इंजेक्शन दे दिया, वो होता है एक्टिव यूथेनेशिया। एक्सेलेट डेथ। इन कॉन्ट्रास्ट पासिव यूथेनेशिया जो है वो डिफाइंड बाय ऑफ सच एन एक्ट प्राइमरीली इन कंपेशनिंग द विड्रॉल ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट। भाई अगर आप किसी व्यक्ति का मेडिकल ट्रीटमेंट विड्रॉ कर देते हो फिर वो मर जाता है तो उसको कहा जाता है पासिव यूथेनेशिया, इनडायरेक्टली जो है इच्छा मृत्यु। रिलायंस कैन नॉट बी प्लेस सोलली ऑन द बाइनरी ऑफ एक्ट्स एंड ओमिशन टू डिस्टिंग्विश द टू। तो इन्होंने बोला खाली एक ही बात पर रिप्लाई नहीं कर सकते, तो फिर इन्होंने इसको और डिटेल में डिस्टिंग्विश जो किया और यहाँ पे लिखा कि एक होता है कॉजिंग डेथ और एक होता है अलाउइंग डेथ, दोनों में अंतर है। मतलब सीधी सीधी भाषा में एक तरीके से इन्होंने समझा रखा है कि एक तो डेथ कॉज करना और एक होता है डेथ को आने के लिए अलाउ करना, वो दोनों बातें यहाँ पर आपके बीच में हो जाती है। तो व्हेन व्यू थ्रू द ब्रॉडर लेंस ऑफ कॉजिंग डेथ वर्सेस अलाउइंग डेथ, द रोल ऑफ एक्ट एंड ओमिशन बिकम मोर इंटेलिजिबल। देखो एक तो होता है करना, एक होता है नहीं करना। एक्ट यानी टू डू, ओमिशन यानी कि नॉट टू डू, दो बातें अलग अलग हो जाती हैं वहां पे। तो नॉट टू डू का मतलब उसको मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं देना, वो उसमें आ जाएगा। एनीवे थोड़ा सा और फटाफट आगे चलते हैं अपन यहाँ पे। मतलब हमें सिंपली ये देखना है कि इसका आंसर क्या आपके 2018 वाला जजमेंट में था क्या। यहाँ पे कंक्लूजन का भी एक ऐसा पैराग्राफ होता है जिसमें कोर्ट कंक्लूड है जो करता है। सी अब देखो ये पैराग्राफ, पैरा नंबर 298, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें इन्होंने अपने पहले इश्यू का फाइनल कंक्लूजन दे रखा है। तो ये कहते हैं कि पूरा संपूर्ण जजमेंट अच्छे से पढ़ने के बाद एनी डिसीजन टू विड्रॉ और विद होल्ड द मेडिकल ट्रीटमेंट मस्ट विथस्टैंड स्क्रूटनी ऑन टू प्राइमरी ग्राउंड्स। पहला ग्राउंड, इंटरवेंशन इन क्वेश्चन मस्ट क्वालिफाई एज मेडिकल ट्रीटमेंट, वो चीज मेडिकल ट्रीटमेंट की परिभाषा में आनी चाहिए। और दूसरा, वो उस व्यक्ति के पेशेंट के बेस्ट इंटरेस्ट में होनी चाहिए। कॉन्सिक्वेंटली द इंक्वायरी इन द प्रेजेंट मैटर ऑल्सो ब्रॉडरली इन्वॉल्व अराउंड टू इंक्वायरी, कि क्या CANH जो है उसको अपन मेडिकल ट्रीटमेंट माने क्या, और वेदर विड्रॉइंग ऑफ सच मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो उसके बेस्ट इंटरेस्ट में है कि नहीं है। तो ये बात इन्होंने मोटा मोटी रूप से बताई। अभी CANH का डिसीजन क्या वो तो पता चलेगा। अब देखिए, तो जब आप इस तरीके से नाक के रास्ते, पेट के रास्ते अगर उस व्यक्ति को क्या कर रहे थे, मान लीजिए कि न्यूट्रिशन दे रहे थे, हाइड्रेशन है जो दे रहे थे, तो उस केस में क्या होगा? तो क्या CANH को हम मेडिकल ट्रीटमेंट मान सकते हैं क्या? सीधा कंक्लूजन पर आ जाते हैं। देखो देयरफॉर पैरा नंबर 305, पैरा नंबर 305, इन लाइन विथ आवर कंसिडर्ड व्यू CANH कॉन्स्टिट्यूट मेडिकल ट्रीटमेंट, यानी कि CANH को भी हम क्या मानेंगे? मेडिकल ट्रीटमेंट मानेंगे। इट इज परमिशन फॉर द प्राइमरी मेडिकल बोर्ड एंड सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड टू एक्सरसाइज देयर क्लिनिकल जजमेंट with regard to continuation or withdrawal or withholding of CANH like any other form of medical treatment। तो यानी कि इन्होंने बकायदा इसको मेडिकल ट्रीटमेंट माना। तो अब सवाल कौन सा बचा? बेस्ट इंटरेस्ट। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को पासिव यूथेनेशिया चाहिए, मैं आपको एक बात बताऊं, कई बार पता है घर के जो बुजुर्ग होते हैं या ओल्ड एज पीपल होते हैं जिनकी एज 80, 85, 90 क्रॉस हो जाती है, आप देखना कई बार उनकी हालत इतनी खराब होती है कि हम उनके परिवार के सदस्य हैं बट फिर भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इनको दर्द से भगवान मुक्ति दे दे। क्या मैं सही कह रहा हूं? यस और नो? देखो इस चीज को थोड़ा है ना इमोशनल एंगल से अलग हटके सोचना। अब आप ये मत कहना कि इसे घर के बुजुर्गों के बारे में ऐसे कौन बोलेगा, नहीं, आप ये देखो कि उनका पेन कितना बड़ा है, वो किस दर्द से गुजर रहे हैं। तो फिर हम उनके परिवार के सदस्य, हम उनके साथ, उनका हमारा खून का रिश्ता है, फिर भी हम वहां पे ईश्वर से ये कहते हैं कि भगवान इनको मुक्ति दे दो। ओके,
इसका मतलब ये नहीं कि आप उनसे प्यार नहीं करते, आपका उनका स्नेह नहीं है या फिर आप अपनी जिम्मेदारियों से भागना चाहते हैं। आप सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ओके, नाउ अब समझिए, तो यहां पर भी यही बात है। सीएनएच को देखकर आप इंसान को कब तक जिंदा आखिर है जो रख पाएंगे। नाउ फर्दर व्हाट हैपन, तो बेस्ट इंटरेस्ट क्या है, उसके बेस्ट इंटरेस्ट में यही है कि उसको मुक्ति मिल जाए। नेक्स्ट पॉइंट, तो बेस्ट इंटरेस्ट का प्रिंसिपल क्या कहता है, अब आप आ जाइए इसके भी कंक्लूसिव पार्ट पे आ जाइए। तो बेस्ट इंटरेस्ट का मामला तब पिक्चर के अंदर आता है when the withdrawal or withholding medical treatment is contemplated for an incompetent patient who is unable to make an informed decision for himself। देखो, इन्फॉर्म मतलब जब कोई बंदा बोल के खुद का डिसीजन नहीं दे सकता, उसके केस में हमें बेस्ट इंटरेस्ट देखना पड़ता है। अगर कोई पेशेंट बोल सकता है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, डेफिनेटली बोर्ड उससे पूछेगा कि भाई तुम्हारी क्या इच्छा है। अब यहाँ पे वो अपनी इच्छा में तो लिविंग विल हो गया। अगर वो बंदा बोल सकता है फिर तो लिविंग विल भी ग्रांट कर सकता है, लेकिन बोल नहीं सकता, तब ये बेस्ट इंटरेस्ट का प्रिंसिपल हमको फॉलो करना पड़ता है। कौन अप्लाई करेगा, हु अप्लाई द बेस्ट इंटरेस्ट प्रिंसिपल, तो यहाँ पे इन्होंने एक तरीके से मेंशन कर रखा है ऑल स्टेक होल्डर्स, ऑल डिसीजन मेकर्स, जिसमें मेडिकल बोर्ड भी है, पेशेंट के जो रिश्तेदार है वो इसके अंदर शामिल है, वो सब इसमें क्या करते हैं, स्टेक होल्डर है जो होता है। क्यों ये जरूरी है ये भी इन्होंने मेंशन कराया, ये हम कह सकते हैं आर्टिकल 21 के हिसाब से जरूरी है। व्हाट आर द कॉन्ट्योर्स ऑफ बेस्ट प्रिंसिपल, अब इसके क्या क्या जो है मेन फैक्टर है जो हो सकते हैं, तो whether it is interest in patient that he should die but rather whether it is best interest patient that he should live, कई सारे फैक्टर है, मैं आपको कंक्लूजन पे लेके आ रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि अगेन वही बात है, जो हमारे लिए कंसर्न रिलेवेंट है उस पर हमें बात है जो करनी है। सी देखो जी यहां पर क्या लिखा हुआ है, इन द प्रेजेंट मैटर डिसीजन टू विड्रॉ और विदहोल्ड मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एप्लीकेंट कुड हैव बीन पुट इनटू इफेक्ट ऑटोमेटिकली अपॉन द सबमिशन ऑफ सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड ओपिनियन सिंस इट वाज इन कॉन्करेंस, जो पहले बोर्ड ने ओपिनियन दी वही बात सेकेंडरी बोर्ड ने भी कही। बोथ जो बोर्ड है मेडिकल बोर्ड है वो अनइक्विवोकल सर्टिफाई करते हैं कि विड्रॉल ऑफ सीएनएच फ्रॉम द एप्लीकेंट वुड बी इन हिज बेस्ट इंटरेस्ट, तो दोनों बोर्ड ने यही बात है जो कही। देयर इज नो फर्दर रिक्वायरमेंट ऑफ कोर्ट इंटरवेंशन, इसलिए कोर्ट के इंटरवेंशन की यहाँ पे जरूरत ही नहीं है, तो उसके इंटरेस्ट में यही चीज है। मतलब बेस्ट इंटरेस्ट का डिसीजन अल्टीमेटली मेडिकल बोर्ड लेगा। अब रिश्तेदार भी क्या ही करेंगे, मेडिकल बोर्ड कहता है कि भाई को 13 साल निकल गए, अब कोई संभावना वगैरह है नहीं, सो इन सो, तो ये बात यहाँ पर है जो आ जाती है। अब मैं आपको इस केस के फाइनल फैक्टर पे लेके आता हूं। देखिए फर्दर पैरा नंबर 322, in view of practical uncertainty, difficulty, dilemma faced by all stakeholders, we have endeavored to explain and streamline the common cause guideline so that constitutional principle जो recognize किए गए थे common cause 2018 के जजमेंट के द्वारा, उनको हम क्या कर सके हैं, ट्रांसलेटेड इनटू वर्केबल ह्यूमन एंड प्रैक्टिकली सिक्योर प्रोसेस। अब आपने वहां पे प्रिंसिपल को रिकॉग्नाइज किया लेकिन एग्जीक्यूट करना है, तो कैसे करेंगे, सी वी हैव सर्टिफाइड दैट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो कि यूनियन ऑफ इंडिया 2018 के अंदर आई थी, एम्बेडेड मल्टीपल सेफ गार्डिंग चेक पॉइंट, कई सारे चेक पॉइंट उन्होंने बताया कि भाई एक्टिव यूथेनेशिया एक पैसिव है, रोल ऑफ पेशेंट जो है, पेशेंट के जो रिश्तेदार हैं उनकी रिटर्न कंसेंट मायने रखती है, तो कंसेंट के बारे में, मेडिकल केयर जो है वो प्रोवाइड predominantly provided at home, the patient next of kin may admit the patient to hospital for their choice। तो जैसे मान लो कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जो घर में एडमिट है, तो आप उनको क्या करो, पहले हॉस्पिटल में एडमिट कराओ। हमेशा ध्यान रखना, अगर आप कोई ब्लेम नहीं लेना चाहते हो ना, घर का बुजुर्ग बहुत परेशान हो रहा है, अब अगर आपने कोई भी ऐसी चीज करी तो बाकी सब लोग तैयार बैठे हैं आपके ऊपर इल्जाम लगाने के लिए, उसको पहले हॉस्पिटल में एडमिट कराओ, फिर वहां से डॉक्टर से कंसल्टेंसी लेके उसको डील करवाइए, देन यू विल केम टू नो कि हाँ भाई कम से कम डॉक्टर के कहने पर ऐसा कुछ है जो किया गया, तो अपने पर ब्लेम है जो उस चीज का नहीं आता है। वेयर द ट्रीटिंग फिजिशियन और हॉस्पिटल फेल टू कमेंस द प्रोसेस वगैरह वगैरह, तो यहाँ पर एक बात कर रखी है कि अगर कोई भी फिजिशियन या हॉस्पिटल जो है वो ये प्रक्रिया स्टार्ट नहीं कर पाता है, तो उस केस में पेशेंट का कोई भी रिश्तेदार जो है वो एप्रोप्रिएट डायरेक्शन ले सकता है हाई कोर्ट से उस हॉस्पिटल के अगेंस्ट में। Once both medical board have concurred in their decision, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों बोर्ड अपना मेडिकल से ले लिया, such decision shall be implemented only after reconsideration period of 30 days। तो मतलब क्या करेंगे, पहले तो आप उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाओ,
फिजिशियन वगैरह से जो भी चेकअप करना वो करवाओ, मेडिकल प्राइमरी मेडिकल बोर्ड की ओपिनियन लो, फिर सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड की ओपिनियन लो, दोनों की ओपिनियन मैच करती है तो फिर आपको 30 दिन का टाइम दिया जाएगा रिकंसिडर करने के लिए। मे अप्रोच द अप्रोप्रिएट कोर्ट ऑफ लॉ, और कोई भी एग्री पर्सन इस दौरान कोर्ट को अप्रोच है जो कर सकता है फॉर द पर्पज ऑफ चैलेंजिंग द कॉन्करिंग ओपिनियन। दोनों बोर्ड ने कह दिया कि भाई अब जो भी है इसको मार डालिए, खत्म कर दीजिए। ओके, अब समझिए नीड फॉर कॉम्प्रिहेंसिव स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि भाई यहां पर हमको है ना कानून की भी जरूरत है, एक हमको ऐसा लेजिस्लेशन चाहिए जो यूथेनेशिया के मैटर को प्रॉपर तरीके से डील करें। और फाइनल ऑर्डर इस केस में क्या पास किया गया आइए जरा सुनते हैं, जिसके बारे में पूरी बात चल रही थी। इन द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ प्रेजेंट केस वी रिकॉर्ड आवर सेटिस्फैक्शन दैट ट्विन लीगल रिक्वायरमेंट कौन कौन सी थी? एक तो मेडिकल ट्रीटमेंट की डेफिनेशन में आना चाहिए मामला, दूसरा बेस्ट इंटरेस्ट फॉर द विड्रॉवल एंड विद होल्डिंग ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट हैव बीन अनइक्विवोकली मीट। फर्स्ट कौन सी है कि जो CANH है वो मेडिकल ट्रीटमेंट की परिभाषा में आ रहा है। सेकेंडली एप्लीकेंट के बेस्ट इंटरेस्ट में। देखो आपसे अगर आप में से जो कैंडिडेट जुडिशिया के एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो आपसे पूछा जा सकता है कि पासिव यूथेनेशिया के लिए दो कौन सी कंडीशन चाहिए होती है। पहली कंडीशन मेडिकल ट्रीटमेंट के डेफिनेशन में मामला कवर होना चाहिए, दूसरा पेशेंट के बेस्ट इंटरेस्ट में होना चाहिए। ओके, तो यहां पर वी आर ऑफ ओपिनियन दैट मेडिकल ट्रीटमेंट ऑट नॉट टू बी प्रोलॉन्ग एनी फर्दर। आपको पता है एक लाइन, वो लाइन है जो अगर जज साहब चाहते तो पहली तारीख को भी बोल सकते थे, लेकिन अगर फर्स्ट तारीख को बोल देते कि हाँ भाई चलो कोई बात नहीं मेडिकल ट्रीटमेंट हटा लो, तो फिर जुडिशरी की वैल्यू खत्म हो जाती। लोग कहते ये भी तो इंसानों की तरह डिसीजन ले रहे हैं, फिर इनमें और दूसरों में अंतर क्या है? इन्होंने प्रॉपर तरीके से पूरा रीजनिंग एक्सप्लेन किया, फिर बोला कि इस पेशेंट को मेडिकल ट्रीटमेंट को कंटिन्यू रखने की आवश्यकता नहीं है। द राइट टू डाई विद डिग्निटी, ये जो राइट है, राइट टू डाई विद डिग्निटी इज इनसेपरेबल राइट टू रिसीव क्वालिटेटिव पैलिएटिव एंड EOL केयर। अब हम देखो इसको भी थोड़ा सा रिसर्च कर लेते हैं, इस साइंटिफिक टर्म का बेसिकली क्या मतलब यहाँ पे एक्सप्लेन करने का प्रयास है जो किया गया है। तो क्या आंसर आ रहा है कि पैलिएटिव केयर एंड ऑफ लाइफ केयर मतलब वही बुढ़ापे के अंदर आर क्लोजली रिलेटेड बट डिस्टिंक्ट कॉन्सेप्ट इन मेडिसिन, स्पेशली रिलेवेंट केसेस ऑफ सीवियर बेरियर इंजरी क्रॉनिकल इलनेस। पैलिएटिव केयर का मतलब होता है स्पेशल मेडिकल केयर फोकस ऑन इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर पेशेंट विद सीरियस, कोई बहुत ही गंभीर बीमार है पेशेंट है उसको ठीक करने के लिए। EOL केयर क्या होती है? ये जिंदगी के फाइनल फेज के अंदर कोई भी एमिनेंट क्यूरेटिव ट्रीटमेंट जो कि लंबे समय तक इफेक्टिव नहीं रहेगा बट करना जरूरी है कि आप उस इंसान को मरने नहीं दे सकते, है ना? तो एंड ऑफ लाइफ, तो एक होता है पैलिएटिव जो किसी सीरियस बीमारी के केस में इंसान को दिया जाता है, केयर की जाती है, और दूसरा हो गया एंड ऑफ लाइफ केयर। तो ये बहुत ही ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट पार्ट है कि राइट टू डाई विद डिग्निटी इज इनसेपरेबल फ्रॉम द राइट टू रिसीव क्वालिटी पैलिएटिव एंड EOL केयर। It is imperative to ensure that withdrawal process is not made by pain, agony, or suffering. Therefore, we deem it necessary to issue certain direction to the respondent number 2, AIMS, as regard the further steps to be undertaken for giving effect to the withdrawal. तो इन्होंने फिर एम्स को डायरेक्शन दी कि भाई अब ये स्टेप हम जो कह रहे हैं उनको फॉलो अप है जो करवाइए। तो फॉर द रीजन स्टेट अबव इन द कॉन्करिंग ओपिनियन वी हेयर बाय डिस्पोज द प्रेजेंट मिसक्लेनियस एप्लीकेशन विद फॉलोइंग डायरेक्शन। और डायरेक्शन क्या दिए कोर्ट ने? मेडिकल ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग सो एंड सो उसको विड्रॉ कर दिया जाए। इन द पेक्युलर फैक्ट एंड सर्कमस्टेंस प्रेजेंट मैटर रिकंसिडरेशन पीरियड ऑफ 30 डेज जो है वो वेव किया जाता है क्योंकि ऑलरेडी बहुत टाइम हो चुका है, बाकी जनरली 30 डेज का टाइम पीरियड रहेगा। एम्स को ये डायरेक्शन दिया जा सकता है ग्रांट एडमिशन टू द एप्लीकेंट इन पैलिएटिव केयर डिपार्टमेंट सो दैट विड्रॉवल और विदहोल्डिंग ऑफ एप्लीकेंट मेडिकल ट्रीटमेंट can be given effect to. For this purpose, respondent number 2 shall provide all necessary facility. The respondent number 2 shall ensure such withdrawal is carried out through a robust palliative and EOL care plan which is specifically tailored to manage the symptom वगैरह। ये इन्होंने कोर्ट को डायरेक्शन दिए। हाई कोर्ट ऑफ ऑल स्टेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, हाई कोर्ट ऑफ ऑल स्टेट shall issue appropriate direction to judicial magistrate first class within their jurisdiction to receive intimation from hospital in accordance with the guideline
जो कि कॉमन कॉज केस में दे रखी है। इन द इवेंट द प्राइमरी मेडिकल बोर्ड एंड सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड्स आर यूनानिमस इन देयर डिसीजन टू विड्रॉ और विद होल्ड द मेडिकल ट्रीटमेंट। तो ये यहाँ पे देखो आप सिविल जुडिशियल मजिस्ट्रेट का भी रोल आ गया। आप लोग जिस जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं अगर, तो यहाँ पर आपके ऊपर भी ये बात लागू है जो हो जाती है। तो और भी कई छोटी मोटी बातें इन्होंने इस तरीके से क्या है मेंशन है जो करवाई। फॉर द पर्पज ऑफ रिपोर्टिंग थ्रू आउट द मैटर वी हैव बीन ग्रिप्ड बाय प्रोफाउंड सैडनेस। ये कोर्ट ने अपनी बोला कि कोर्ट ने कहा कि हम भी बहुत इस बार को लेकर उदास हैं, सैड है वगैरह, कि भाई इंसान को जो है इस तरीके से अपनी जिंदगी है जो खत्म करनी पड़ जाती है वगैरह वगैरह। सो दैट इज वेरी रिलेवेंट टॉपिक। ओके, हमारा जो ये डिसीजन है डज नॉट नीटली फिट विद इन द लॉजिक। कोर्ट कह रहा है कि हमारा जो डिसीजन है वो लॉजिकल नहीं है, लॉजिक एंड रीजन अलॉन। इट सिट्स इन अ स्पेस बिटवीन लव, लॉस, मेडिसिन एंड मर्सी। लव, लॉस, मेडिसिन एंड मर्सी, क्या लाइन लिखी है। दिस डिसीजन इज नॉट अबाउट चूजिंग डेथ बट इज रेदर वन ऑफ नॉट आर्टिफिशियली प्रोलॉन्गिंग लाइफ। आप इस डिसीजन को ये मत कहिएगा कि हमने मौत का चुनाव करने का डिसीजन दिया है। हमने बस ये कहा है कि आर्टिफिशियल जिंदगी को लंबा नहीं खींचना चाहिए, ये डिसीजन हमने लिया है। ओके, इट इज अलाउइंग नेचर टू टेक इट्स कोर्स व्हेन मेडिसिन कैन ओनली डिले द इनएविटेबल बिकॉज। क्योंकि देखो जब मौत निश्चित है, लग रहा है कुछ अमाउंट नहीं बचेगा, तो वहां पे जरूरी है। हरीश की फैमिली वी वांट टू एक्नॉलेज द डीप इमोशनल वेट दिस डिसीजन कैरी। दिस डिसीजन कैन फील लाइक एन एक्ट ऑफ सरेंडर। मतलब ये डिसीजन ऐसा है कि आप हिम्मत हार रहे हो कि भाई अब हम अपने बेटे को नहीं बचा सकते, बट वी बिलीव इट इज इन ट्रूथ एन एक्ट ऑफ प्रोफाउंड कंपैशन एंड करेज। लेकिन हमारा विश्वास है कि आपके बहुत ही साहस का निर्णय रहेगा। यू आर नॉट गिविंग अप योर सन, यू आर अलाउइंग हिम टू लिव विथ डिग्निटी। देखो LIV विथ डिग्निटी, देखो दोनों में कितना अंतर है। एक होता है LIVE डिग्निटी के साथ जीना, और एक होता है डिग्निटी के साथ में छोड़ना। आपको पता है डाइवोर्स प्रोसीडिंग में हम एडवोकेट्स कई बार इस वर्ड को यूज करते हैं कि सम टाइम रिलेशन जब बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक हो जाए तो इट्स बेटर टू लीव विथ डिग्निटी ऑफ ईच अदर। इट रिफ्लेक्ट द डेप्थ ऑफ योर सेल्फलेस वगैरह वगैरह, ये सारी बातें की। वी डायरेक्ट द रेस्ट टू सेंड वन कॉपी ऑफ जजमेंट टू ऑल द हाई कोर्ट सो एंड सो वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर ये जजमेंट जो है KV विश्वनाथन ने एक तरीके से सामने प्रोड्यूस है जो किया, हरीश राणा, और साथ ही साथ में और भी कई सारी बातें जो इस फैक्ट से जुड़ी हुई थी मेंशन है जो यहाँ पे की जा रही है। तो मोटा मोटी रूप से बस हमें बस इतना ही समझना है कि क्या चीज किस तरीके से वर्कआउट है जो हो सकती है। अब यहाँ पे क्या है, ये उन्होंने दूसरी स्टोरी के बारे में बताया, मतलब बीटेक और दूसरे जज साहब के बारे में भी इन्होंने मेंशन है जो करा। तो ये पूरा का पूरा कहानी थ्रू द जजमेंट इज नॉट बेस्ड ऑन हिज एस्पेक्ट एंड हाउ ऑन द एप्लीकेबल लीगल प्रिंसिपल। खैर चलिए, मेरा आप लोगों से बस इतना ही कहना है क्या कि जब हम किसी जजमेंट को पढ़ें, अगर हम ये 3 पॉइंट को ध्यान में रख लेते हैं ना, तो काफी हद तक उस लैंडमार्क जजमेंट को पढ़ने का हमारा जो नजरिया है वो बदल जाता है। Am I audible to you? आप लोग मुझे सुन पा रहे हो? तो अगर हम क्या करें, इस तरीके से चीज को ऑब्जर्व करें तो हमारा समय भी सेव हो सकता है। देखो आज हमने इस 45 मिनट के सेशन के अंदर ये ट्राई किया कि हमें किस तरीके से इस सेगमेंट को ऑब्जर्व करना चाहिए। कोई भी लैंडमार्क जजमेंट है तो उसको कैसे इसमें स्टडी करना चाहिए। ओके, बट ध्यान रखना दिस इज नॉट द एंड। थॉरो स्टडी करते हैं, बहुत कुछ जानने को मिलता है। ये तो चलो हमारे पार्ट पे जो जो चीजें हम लोग एस्पेक्ट डील कर पा रहे हैं उनके बारे में हम ऑब्जर्वेशन है जो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत जरूरी हो जाता है कि हम टू द पॉइंट बात को ऑब्जर्व करें। आज हम लोगों ने पढ़ा तो हमको पता चला कि भाई कॉमन कॉज वाला जजमेंट और ये वाले जजमेंट का कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। कॉमन कॉज जजमेंट को ये फर्दर एक्सप्लेन है जो करता है। ओके, सो दिस इज द रिलेवेंट पार्ट। आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा मुझे जरूर बताना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि 1-2 प्रैक्टिस आपके इस तरीके से मैं करवाऊं ताकि कहीं कहीं आप मोटा मोटी चीजों को ऑब्जर्व कर सकें कि भाई किस तरीके से हमें इतने लेंथी जजमेंट को, देखो आप तक ये सारी बात आने से पहले इसके कई सारे पेजेस का प्रिंट आउट मैंने खुद ने लिया कि भाई इस ताकि मैं आप लोगों का कम समय यहाँ पे यूज करूं और आपको मैक्सिमम बातें हैं जो बता सकूं। ओके, सो आई होप ऑल ऑफ यू लव दिस सेशन, और इसी तरीके से और भी पार्ट है जो डील करेंगे। हमें मतलब है ना अपने ह्यूमन नेचर को अपनी पावर बनाना। मेरी एक लाइन याद रखना, जब हम लोग अपने ह्यूमन नेचर को अपनी ताकत बना लेते हैं,
अपने इमोशनल एस्पेक्ट को अपना मेंटल स्टेबिलिटी बना लेता है, फिर हमें कोई डिफीट नहीं कर सकता, है ना। माइंड को डाइवर्जन देना, माइंड को कंसंट्रेशन देना, ये सब कुछ हमारे हाथ में है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन, और आपसे कनेक्ट करूंगा मैं, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।